देखती आंखों सुनते कानों को उमर वान का सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं जी, सबको एक बार फिर से हम अपने चैनल पर अपनी वीडियो पर वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी, वो है कि हमने बच्चे का वीजा अप्लाई कैसे करना है, या हमारे न्यू बोर्न का वीजा, चाइल्ड का वीजा कैसे अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आपका बेबी इवन के ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है या ओवरसीज पैदा हुआ है, जैसे कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। तो हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हमें अपने बच्चे का जो ओवरसीज पैदा हुआ था, पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई थी, तो उसका हमने वीज़ा अप्लाई कैसे किया था, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए थे, या कितना टाइम में लगा था, कितनी उसकी फीस लगी थी, और ये क्या हमने खुद से किया था या किसी लॉयर से, एजेंट से के थ्रू किया था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो उसके लिए फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। चले जी, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस 2 पॉइंट में, 2 सिनेरियो में, 2 टॉपिक में डिवाइड करेंगे। एक, आपका बच्चा अगर ओवरसीज पैदा हुआ है, और दूसरा आपका बच्चा पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हमारा बेबी आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पैदा हुआ है, इवन के वी आर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये था सिचुएशन। में आपको बताता हूँ, अगर पहली सिचुएशन है कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है इन ऑस्ट्रेलिया, आप पीआर है, तब भी बच्चे को सिटीजनशिप ही मिलेगी। इवन सिटीजन है तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पीआर या सिटीजन नहीं हैं, और आप हैं जी वर्किंग वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर, या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर, या किसी भी और वीज़ा पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आपके बच्चे का वही वीज़ा लगेगा जो आपका वीज़ा है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आपके बच्चे का भी स्टूडेंट वीज़ा होगा। अगर आपका वर्किंग वीज़ा है तो आपके बच्चे का भी वर्किंग वीज़ा होगा। अगर आप पीआर है या सिटीजन है, तो आपका बच्चा अगर ओवरसीज में पैदा हुआ है, आपका बच्चा आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, या कहीं से, किसी भी और कंट्री से है, अगर आपका बच्चा पैदा होता है ओवरसीज और आप पीआर और सिटीजन है, तो आपका पीआर है पर है, तो आपका बच्चा डायरेक्ट सिटीजन नहीं होगा। उसके लिए आपको चाइल्ड वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो सब क्लास 101 है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। और आप बच्चे को अगर अर्ली, और उसके लिए टाइम पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है। अगर आप बच्चे को अर्ली लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आप बच्चे को यहाँ पर अपने विजिट वीज़े पर ले आए, उसके बाद उसका यहाँ पर ही कंटिन्यू वीज़ा लग जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप सिटीजन है और आपका बेबी आउटसाइड पैदा होता है, तो वो डायरेक्टली ही सिटीजनशिप ही कहलाएगी। और दूसरा, इसके बाद हम एक और स्टेप जो होता है वो होता है कि अगर आपका बच्चा आउटसाइड पैदा हुआ है, जैसे कि हमारा बेबी था और हम थे वर्किंग वीज़ा पर। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पर, या वर्किंग वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपका बेबी अगर आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, वो वीज़ा प्रोसेस जो होता है, वो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि हमने वो वीज़ा अप्लाई कैसे किया, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, और क्या मैंने खुद अप्लाई किया है या मैंने किसी लॉयर को हायर किया था उसके लिए। तो चले जी, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेबी मोहम्मद उरहान पैदा हुआ पाकिस्तान में, तो उसके लिए फिर मुझे ये था कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी, हम आए थे 482 वीज़ा पर, जो है कि वर्किंग वीज़ा है, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई करना था हमें। हमारे बच्चे को ना सिटीजन मिल रही थी ना पीआर मिल रही थी, तो वो सेम वीज़ा ही अप्लाई करना था, उसका भी वर्किंग वीज़ा जो कि हमारा था, और उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा। तो वो बेबी के लिए अप्लाई करना था। मेरी वाइफ का और मेरे बड़े बेटे मोहम्मद आलियार का ऑलरेडी वही सेम वीज़ा था, तो हमने उरहान का वीज़ा सिर्फ उस वीज़े के साथ, उसकी मदर के वीज़े के साथ अटैच करना था, तो उसको सब्सिक्वेंट एंट्रेंट वीज़ा कहते हैं। जिसके लिए हमें, जो मैंने खुद इन्फॉर्मेशन हासिल की इंटरनेट से या इमिग्रेशन की वेबसाइट से, तो वो मुझे पता लगा कि उसकी फ़ीस जो थी ऑलमोस्ट 1400 थी, जो आपके सब्सिक्वेंट एंट्रेंट की वीज़ा फ़ी होती है। तो मुझे ये लगा था कि मेरी फ़ीस उतनी ही होगी, मेरे बच्चे की, मोहम्मद उरहान की फ़ीस $1400 होगी ऑलमोस्ट। तो जब मैं अप्लाई करने लगा, तो उसके लिए मुझे खुद कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी, जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, जो मुझे लगा कि ये शायद मुझसे कुछ ब्लंडर ना हो जाए या गलती ना हो जाए, जिसकी वजह से कुछ केस ख़राब हो सकता था। तो या आप कोई वीज़ा का मसला आ जाए, या कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं होता कुछ चीज़ों का। तो आपके बेहतर ये होता है कि आप किसी लॉयर को हायर करें या कंसल्टेंट को हायर करें। तो मैंने अपने क्योंकि हम कंपनी के वीज़े पर थे, हम थे स्पॉन्सर्ड वीज़े पर, तो हम कंपनी के स्पॉन्सर वीज़े का, कंपनी के लॉयर को ही मैंने कॉल की, उनसे कॉन्टैक्ट किया, जिनके थ्रू हम हमारा कोई वीज़े का प्रोसेस। जी, जब मैंने कंपनी के लॉयर से बात की, तो कंपनी के लॉयर ने मुझे बताया कि जी, उसने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मुझे सेंड की, जो डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड थे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट, सबसे पहले उसने मुझे कहा कि आपका बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट के साथ उसने मुझे एक लिंक सेंड किया, और लिंक में उसका पेपर एक सेंड किया, जो पेपर था, फॉर्म होता है 1022, फॉर्म 1022, जो इमिग्रेशन का फॉर्म होता है। आप अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं अपने बेबी का वीज़ा, किसी लॉयर या कंसल्टेंट को हायर नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे,
ठीक है। आप अपने उसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट, अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करें तो आपको डेफिनेटली ये प्रोसेस पता होगा कि आपने अपना ईमी अकाउंट बनाना है। ईमी अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको ओपन करना है, उसका लिंक ओपन करना है। तो वहाँ पर आपका चाइल्ड वीज़े का प्रोसेस अटैच करना होता है। तो उसके लिए आपको फॉर्म 1022 ऐड उसको फिल करना पड़ता है। मदर और फादर दोनों के साइन होते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। तो उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद वो फॉर्म भी आपके वीज़े प्रोसेस के साथ अटैच होता है। तो उस लॉयर ने मुझे वो फॉर्म सेंड किया कि ये फॉर्म फिल करना चाहिए आपको। और फॉर्म फिल करने के बाद उसके साथ जैसे मैंने पहले बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट, उसका पोलियो सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी होता है। और उसने कहा कि जब जैसे हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर होती है मेडिकल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी वीज़ा अप्लाई करें तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होता है। तो हमने सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद फिर हमने उसका पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद फिर हमने पासपोर्ट और 1022 फॉर्म नंबर वो फिलअप किया। वो ये डॉक्यूमेंट, ये चारों चीज़ें, एक और चीज़ भी थी आई थिंक, वो शायद पोलियो सर्टिफिकेट भी उन्होंने मांगा था। तो वो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी करने के बाद मैंने वो लॉयर को फॉरवर्ड की। और उसके बाद फिर उसने शायद 3 दिन गुजरे थे, 3 दिन के बाद उसने, या 2 दिन, तो सेकंड डे उसने मुझे एक और ईमेल सेंड की। और उस ईमेल में उसका रेफरेंस था कि आप मेडिकल की रिक्वेस्ट आ गई है, तो अब आपको बेबी का नॉर्मल चेकअप करना होता है। मेडिकल कराने के लिए जो ईमेल हमारे पास आई थी लॉयर की तरफ से कि आपने अब मेडिकल की रिक्वेस्ट आई है 2 दिन बाद, तो अब आपने मेडिकल करवाना है। तो मेडिकल के लिए ये जरूरी होता है कि आपने मेडिकल खुद चूज नहीं कर सकते, किसी भी लेबोरेटरी में जाकर या किसी भी डॉक्टर के पास जाकर आप मेडिकल नहीं करवा सकते। मेडिकल करवाने के लिए इमिग्रेशन की एक लिस्ट होती है, इमिग्रेशन वेबसाइट पर एक लिस्ट होती है डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल की। उसी में से ही आपने वो मेडिकल लैब या मेडिकल ऑफिस या मेडिकल लेबोरेटरी आपने चूज करनी होती है। तो मेडिकल लैब चूज करने के बाद, क्योंकि हमारे घर से नजदीक था लाहौर का लैब, इस्लामाबाद थी और कराची थी, कराची और इस्लामाबाद दूर था क्योंकि मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में था और मेरे वाइफ और बच्चे पाकिस्तान में थे। तो हमने लाहौर को चूज किया, लाहौर की लैब को चूज किया। और उस लैब की फीस भी ऑलमोस्ट 36,000 पाकिस्तानी रुपीज हमने पे की। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि फीस, ताकि मैं आपको फीस भी बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी कितनी फीस बच्चे के वीज़े के लिए होती है, ताकि उसके सारा आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी अप्लाई कर रहा है तो प्रोसेस के साथ साथ फीस का भी आपको पता होना चाहिए। मेडिकल की जो हमें डेट मिली, मेडिकल की फीस भी हमने पे कर दी। तो उसके मेडिकल की मेरी वाइफ और मेरे घर वाले गए मेरे बच्चे का मेडिकल कराया। मेडिकल में ये होता है जी, नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है मेडिकल इतना वो नहीं होता कि बच्चे का जैसे बड़ों का होता है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, आपका यूरिन टेस्ट होता है। लेकिन बच्चे का मेडिकल ऐसा नहीं होता, जस्ट नॉर्मल चेकअप करते हैं बच्चे की बॉडी, जस्ट नॉर्मल जनरल चेकअप होता है, जो ज्यादा कुछ नहीं होता कि बच्चे को कट वट तो नहीं है, कट मार्क तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, बस ये नॉर्मल चेकअप होता है। कोई एक्सरे वगैरह, कोई ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं करते। तो जी मेडिकल जो होता है, मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो डायरेक्टली आपको भेजी नहीं जाती, वो डायरेक्टली वो मेडिकल लेबोरेटरी वाले या मेडिकल हॉस्पिटल वाले वो डायरेक्टली ही इमिग्रेशन ऑफिस को ट्रांसफर करने के लिए वो सेंड हो जाती है। तो उसके बाद जी वीजा मेडिकल होने के बाद, सॉरी, मेडिकल की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है। तो मेडिकल होने के बाद तो मैंने अपने लॉयर से रब्ता किया कि अब क्या करना है। तो उसने कहा जी अब आप वेट करें, सुकून करें कि 1 हफ्ते से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, कितना टाइम लगता है, तो आपका वीजा अप्रूव होने तक आप वेट करें। तो फिर जी ऑलमोस्ट तकरीबन हमने 2 से 3 हफ्ते, शायद 21-22 दिन या 25 दिन मैक्सिमम वेट किया, मुझे याद नहीं है टाइम। तो रख ले 3 हफ्ते का टाइम रख ले कि 3 हफ्ते में हमारा बच्चे का वीज़ा अप्रूव होके आ गया। तो जी अब मैं आपको लास्ट में एक कॉस्ट बता देता हूँ, वीज़े की कॉस्ट हमारी कितनी है, कितना खर्चा हुआ, कितने कितने पैसे लगे हमारे, पाकिस्तान में कितने पैसे लगे या ऑस्ट्रेलिया में कितने पैसे लगे। तो उसका खर्चा ये था कि मेडिकल की, जैसे मैंने आपको बताई, तकरीबन 35 से 36 हज़ार रुपये पाकिस्तानी हमने खर्च किए। मेडिकल की फीस थी जो उस लैब की, उसके मेडिकल के लिए थी। उसके बाद जो यहाँ का वीज़े की फीस, जो मैंने पहले ऑलरेडी अप्लाई वीज़े की फीस पे की थी, जो उससे मेडिकल से पहले पे करनी होती है, वो थी ऑलमोस्ट 3660, सॉरी। तो ये इतनी थी। उसके बाद फिर लॉयर की जो फीस थी, वो लॉयर की फीस भी तकरीबन ऐसे मैंने कुछ $1400-1500 पे की थी, जो हमारी कंपनी का लॉयर था। तो खर्चा ये होता है कि ये इतने पैसे लगते हैं खर्चे के, क्योंकि मुझसे ज्यादा क्यों लगे, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने वीजे की फीस की, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये था, जो मैंने ऑलरेडी सर्च कर चुका था, तो मैंने कहा $1400 की फीस है, नॉर्वे $1460 फीस थी। तो मैंने कहा इतनी फीस होगी, अब लॉयर ले लेगा $400-500 फीस ले लेगा।
तो उसका खर्चा मेरा ज़्यादा इसीलिए हो गया क्योंकि उस लॉयर से जब बात हुई तो लॉयर ने बताया कि आपकी फीस इसीलिए ज़्यादा पे हो रही है कि आपका बेबी एक तो ओवरसीज पैदा हुआ है, दूसरा ये हुआ है कि उसकी मदर का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बेबी की फीस कम उस वक्त होती है जब आप बेबी सब्सिक्वेंट एंट्रेड मदर के वीज़े के साथ अटैच हो रहा होता है वीज़ा, तब उसकी फीस हाफ होती है। अदरवाइज उसकी पूरी फीस जो एडल्ट की फीस होती है उसकी पूरी फीस आपने पे। और जी चले, ये था हमारे वीज़े का प्रोसेस, आज के चाइल्ड वीज़े का प्रोसेस, बच्चे का न्यू बोर्न वीज़े का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल सेंड कर दी होगी या दे दी होगी, तो आपको समझ भी आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ भी मुझसे मिस हो गया या आपको समझ नहीं आया या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उमर अवान 345, ठीक है। तो वो मैं लिंक भी इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप उस वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि कुछ भी आपने पूछना है, करना है या तो डिस्कस करना है तो आप मुझसे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, शब बखैर।